हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 का आपके हिंदी बोर्ड वाले, ठीक है, यूपी बोर्ड हो गए और वगैरह जितने भी हिंदी बोर्ड वाले हैं, आज हम लोग विद्युत देखेंगे। ये आपके भौतिक विज्ञान क्लास 10 साइंस का विद्युत चैप्टर, जो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर कह सकते पार्ट है। तो चलिए बिना लेट के हुए आज हम लोग विद्युत जानेंगे, विद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विद्युत धारा इसको भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, ठीक है। तो आवेश किसी भी पदार्थ पर उपस्थित वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ क्या हो जाए, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्रों का अनुभव करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। कि किसी भी पदार्थ पर अगर उपस्थित वह गुण, अगर कोई गुण उपस्थित है जिसके कारण का वहाँ पे आ जाए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे, ठीक है, या उसका अनुभव करता है, उस क्षेत्र का अनुभव करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आप बोलोगे विद्युत आवेश बोलोगे। विद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है वो देखेंगे। मानो कि आपका क्या है, एटम है सर। एटम में आपके क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके होते हैं न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, और आपके इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते हैं, राउंड करते हैं, ये आपका रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो आपके जो परमाणु हैं ये क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने हैं। इलेक्ट्रॉन आपका ऋणात्मक आवेशित होता है, ये इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये माइनस चार्ज शो करता है। और प्रोटॉन जो है धन आवेशित होता है, मीन्स कि ये आपका प्लस चार्ज होता है, क्या शो करता है, प्लस चार्ज। जबकि न्यूट्रॉन में मेरा क्या, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, मीन्स कि आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन में आपका नेगेटिव चार्ज होता है, जिसका वैल्यू होता है 1 - 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होते हैं। और प्रोटॉन में आपका कितना चार्ज होता है सर, 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम होता है, ठीक है, प्लस में होता है, प्लस, ठीक। और इसके बाद न्यूट्रॉन में आपका कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है। तो आप देखेंगे कि समान जो सभी परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। मीन्स कि आप क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, जब आपके एटम क्या हो, न्यूट्रल हो, ठीक है, न्यूट्रल मतलब कि उसमें वो आपका, ठीक, तो उस समय समान अवस्था में परमाणु क्या होता है, आपका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या और आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं, जिसके कारण परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल होता है। तो आपके परमाणु में विद्युत रूप से क्या उदासीन होता है, क्योंकि बराबर ऋण तथा धन आवेश की संख्या एक दूसरे को क्या कर देता है, उदासीन बना देता है। कि अगर आपके प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हैं, तो आपके क्या हो जाएंगे, आपके जो आवेश की संख्या वहाँ पे अगर आप देखा जाए एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है, कैंसिल आउट और बराबर करने के बाद वो क्या कर दे रहा है, उदासीन बना दे रहा है एटम को या परमाणु को। लेकिन जब किसी परमाणु पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए, तो वहाँ पे आपका ऋणात्मक हो जाते हैं, एटम क्या हो जाते हैं, ऋणात्मक हो जाते हैं। अगर वहाँ पे प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, आपकी हानि हो जाए वहाँ पे, तो क्या हो जाता है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। अब प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है तो वहाँ पे चार्ज कैसा हो जाता है, आपका धनात्मक हो जाता है। लेकिन जब किसी परमाणु पर किसी विशेष परिस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाता है, तो उस पर क्या जाता है, ऋण आवेश आ जाता है, मीन्स की नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाता है सर। जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाता है तो उस पर क्या जाता है, धन आवेश आ जाता है, मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। मीन्स कि आप ये कह सकते हो कि प्रोटॉन की संख्या अगर आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाए तो आपका चार्ज जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, धनात्मक चार्ज हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। और अगर वही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन से, मीन्स की प्रोटॉनों की संख्या नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसमें आपका क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, आपका ऋणात्मक चार्ज आ जाता है। और अगर वही आपका प्रोटॉन की संख्या आपका क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाए, तो ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल बोलते हैं, उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन रहता है। आप देखते हैं प्रोटॉन, अब आगे क्या है, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पे आवेश क्या होता है, प्लस 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम होता है, 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, -1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम होता है। अब आता है विद्युत आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितने होते हैं।
तो विद्युत के आवेश का दो प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन? एक आपका धन आवेश होता है और दूसरा आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धन आवेश उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण आपका क्या होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो वहाँ पे आपका धन आवेश कहलाता है, धन आवेश उत्पन्न होता है। और अगर किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए, तो वहाँ पे आपका क्या, ऋण आवेश उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कांच की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े पर से रगड़ा जाता है, अगर कांच का छड़ ले लिए हैं, शीशा का क्या ले लिए, छड़ ले लिए हैं और रेशम का कपड़ा ले लिए, दोनों पे रगड़ रहे हैं, तो क्या देखोगे, कांच की छड़ पर जो है आपका चार्ज जो आवेश है वो धन आवेश हो जाएगा, मीन्स कि आपका पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं। और रेशम के कपड़े पर जो है आपका क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ कि रेशम जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, और आपका कांच की छड़ में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, घट गया, ठीक है। तो एक चीज़ और आप रखिएगा कि समान आवेश जो है एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, मीन्स कि रिपेल करता है। अगर आपका नेगेटिव चार्ज ऋणात्मक चार्ज आ गया और ऋणात्मक चार्ज आ गया तो क्या करेगा, ये रिपेल करता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिपेल करता है। क्या करता है, रिपेल करता है, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, रिपेल करेगा। या पॉजिटिव आ जाए, सेम चार्ज आ जाए, समान आवेश आ जाए, ठीक है, तो क्या करेगा, ये रिपेल प्रतिकर्षित करती है। और अगर वही समान आवेश अगर आ जाता है तो एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। सपोज करो कि एक पॉजिटिव आ गया और एक दूसरा नेगेटिव, एक आपका ऋणात्मक चार्ज और दूसरा क्या आ गया, आपका आ गया दूसरा आपका धनात्मक चार्ज आ गया, तो क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये आप ये याद रखिएगा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करती है। अब आते हैं कूलम के नियम। कूलम का नियम क्या बोलता है कि किसी भी चालक के दो बिंदुओं के बीच आवेशों पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आवेशों के गुणनफल, आवेश जो है मानो कि दो चार्ज है आपके आवेश है, एक Q1 और एक आपका Q2 है, ठीक है, और इसका दोनों के बीच की जो दूरी है क्या है, R है। तो ये आपने बोला कि अगर किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच का आवेश पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो आपका होगा, आवेशों के क्या होगा, गुणनफल के समानुपाती होंगे और उनके बीच की दूरी की जो R के वर्ग के क्या हो गया, व्युत्क्रम कर्मानुपातित होते हैं। मीन्स कि आपके जो हो जाएंगे ये आपका समानुपाती होंगे। F जो मानो कि आपका आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल क्या मान लेते हैं कि F है, क्या है, F है। तो F जो आपका हो जाएगा प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल, वो क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा किसका, गुणनफल, आवेशों का गुणनफल क्या है, Q1 × Q2, ये आपका इक्वेशन 1 मानते हैं। और F जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, व्युत्क्रम कर्मानुपाती हो जाएगा किसका, आपका वर्ग के, ठीक है, दूरी के वर्ग का। तो ये क्या हो जाएगा, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आप ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका Q1 Q2/r² हो जाएगा। आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हटाएंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, K × Q1 × Q2/r² हो जाएंगे। अब यहाँ पे K क्या है वो देखेंगे। तो K यहाँ पे क्या है, K एक आपका स्थिरांक है, परंतु K का मान दो आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है। ये आपके एग्जाम में में पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, तो लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक। तो ये आपका क्या, जो K एक स्थिरांक है, K का मान क्या, दो आवेशों के बीच में क्या माध्यम है, लिक्विड क्या है, सॉलिड गैस क्या है, वो देखने के हिसाब से आपको बता देते हैं। K का निर्वात में जो निर्वात है एयर में जो इसका वैल्यू होता है क्या होता है, आपका 9 × 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ये समझ में आ गया। अब आता है स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। जब विद्युत आवेश विराम की स्थिति में रहती है तो इसे क्या कहते हैं, स्टैटिक विद्युत कहते हैं, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब मतलब विद्युत आपका विराम में है, वो अपना रेस्ट में है, तब उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक विद्युत कहते हैं।
और आपका विद्युत धारा कब कहेंगे, जब विद्युत आवेश गति में होता है, जब आपका विद्युत क्या हो, आवेश जब आपका मोशन में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा एवं आवेश, इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज। अब देखेंगे विद्युत आवेश के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं। अगर विद्युत में क्या आवेश, अगर विद्युत आवेश के बहाव, अगर आवेश का बहाव हो रहा है, बह रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। या कह सकते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या, आवेश की बहाव की प्रति दर, ठीक है, प्रति दर को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, अब आता है क्या परिभाषा, किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रभावित होने वाले आवेश के मान को विद्युत धारा कहते हैं। किसी अनुप्रस्थ काट से क्या कर रहा है, प्रति एकांक समय, मतलब कि प्रति टाइम बोल सकते हैं, प्रति समय में कितना आपका प्रभावित, कितना आवेश का मान क्या प्रभावित बह रहा निकल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। माना कि Q आवेश अनुप्रस्थ काट से कितना T समय में गुजरता है, मानो कि चार्ज आपका जो आवेश है अनुप्रस्थ काट से T समय में कितना चार्ज गुजरता है आपका Q, तो इसका तो परिभाषा तो क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा बराबर, आप ये याद रखिएगा, I बराबर होता है Q/T। Q आपका क्या है, आवेश है, और आपका T क्या है, टाइम है, समय है। और एक आपका क्या होता है, ये आपका आवेश का क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, क्वांटिटी। तो ये आप क्या कर सकते हैं, Q इक्वल टू आपका होता है Ne। N क्या है, N है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये क्या है आपका आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये आपके होते हैं। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, 1 कूलम में, अगर एक क्वेश्चन आपका बनता है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो आपको निकालना दिया जाए, तो आप निकाल सकते हो कि 1 कूलम बराबर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आपका क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो आपकी चार्ज या आवेश जो है इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 ये होता है ना, ये होता है। तो यहाँ से आप n जब निकालोगे तो क्या आएगा, 6.25 × 10⁻18 आपका क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आपका समझ आ गया। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर, I इसको क्या करते हैं, I से इसको ये संकेतिक देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को I से संकेत देते हैं, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रिक चार्ज या आवेश का SI यूनिट, SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, SI मात्रक कूलम होता है भाई, याद रखना। SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम। किससे डिनोट करते हैं इसको सांकेतिक C से डिनोट करते हैं। अब आता है I को, ठीक है, करंट का या विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, क्या होता है आपका एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। अब आगे आता है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जैसे देखो अभी जस्ट बताए ना, तो हम जानते हैं कि 1 कूलम में आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो अभी हम बताए ना कि क्वांटिटी, आवेश का क्वांटिटी क्या होता है, Q = Ne ये होता है ना। तो हम जानते हैं क्या, 1 इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन होगा क्या, Q = Ne। तो ये n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर आपका Q/E हो जाएगा। तो Q कितना दिया हुआ है, 1 कूलम दिया हुआ है, और आपका E बराबर कितना होता है, आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 6.25 × 10⁻18 कूलम इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मीन्स कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। अब आता है 1 कूलम किसको बोलेंगे, 1 कूलम किसको बोलेंगे। अब आता क्या है, 1 कूलम किसको बोलेंगे। तो 1 कूलम आवेश वह मात्रा है जो 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रभावित करने पर प्राप्त होती है, जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। 1 कूलम की 1 एम्पियर धारा में, ठीक है, 1 कूलम वह आवेश वह मात्रा है जब 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रभावित करने पर प्राप्त होती है। 1 कूलम मतलब कि आप यहाँ से लिख सकते हो कि 1 कूलम = 1 एम्पियर × 1 सेकेंड, ठीक है। आगे क्या लिख सकते हैं, 1 कूलम = 1 एम्पियर सेकेंड। ये आप डेफिनेशन के बाद ये आप लिखना जरूर एग्जाम में।
ठीक है, कि 1 कूलम आवेश का वह मात्रा है जो 1 एम्पीयर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 कूलम कहेंगे। विद्युत धारा किसी चालक तार से होकर बहता है। विद्युत धारा जो है किसी चालक या तार से क्या होता है, बहता है। आप देख लेंगे कॉपर वायर या कॉपर का तार, ठीक है, सिल्वर का तार, आप चांदी के तार में बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा चालक जो है वो कौन है, चांदी का तार है, ठीक। लेकिन वो क्यों नहीं यूज करते, वो महंगा होता है, कॉस्टली होता है। अब आता है दूसरा कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। अदिश मतलब इसका दिशा नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, वैल्यू होता है, आप मान होता है। अब होता है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, ऐसा ही मात्रक विद्युत धारा का क्या है, एम्पियर होता है। किसे इससे संकेतिक लिखते हैं, ए से संकेतिक करते हैं। वह 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे, एग्जाम में 1 नंबर में आता है, पूछता है 1 एम्पियर, ठीक है, परिभाषित, 1 एम्पियर को परिभाषित करें। तो जब 1 कूलम आवेश को किसी चालक से 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, 1 एम्पियर धारा कहते हैं। कि कोई भी अगर प्रवाहित क्या है, 1 कूलम आवेश को किसी चालक से 1 सेकेंड तक क्या किया जाए, प्रवाहित किया जाए। 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड तक किसी चालक में क्या किया जाए, प्रवाहित किया जाए, बहाव किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर धारा कहते हैं। आप क्या कहेंगे, 1 एम्पियर बराबर क्या लिखेंगे, Q/T। आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है सर, Q/T होता है। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। इसके आगे क्या लिख सकते हो, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकेंड हो जाएगा। ये आपको जरूर एग्जाम में लिखिएगा। अब आता है अल्प परिणाम के विद्युत धारा को मिली एम्पियर, मतलब कि अल्प परिणाम आ गया, मतलब कि छोटा यूनिट, ठीक है, करंट का जो होगा ये मिली एम्पियर होगा, और बोल सकते हैं माइक्रो एम्पियर होगा। 1 मिली एम्पियर में कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर होता है सर। 1 मिली एम्पियर में कितना, 10⁻³ एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर में कितना, 10⁻6 एम्पियर होता है। माइक्रो एम्पियर को ये म्यू ए से डिनोट करते हैं, और मिली एम्पियर को छोटा m ए से डिनोट करते हैं। समझ आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है क्या, आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। विद्युत आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है। कि आवेश जो है, संरक्षण का नियम ये बताता है कि ना विद्युत आवेश को हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ना उसे हम विनाश कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक क्या कर सकते हैं, हस्तांतरण किया जा सकता है, ट्रांसफर कर सकते हैं। ना उसको हम बना सकते हैं, ना उसे हम विनाश कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम बदल दे सकते हैं, हस्तांतरण किया जा सकता है। अब आता है इलेक्ट्रॉनों का बहाव, फ्लोइंग या मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो आपका फ्लो करता है सर, वो कैसा करता है, ऋणात्मक टर्मिनल से आपका धनात्मक टर्मिनल की ओर आपका फ्लो करता है। ये मानो बैटरी है, बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, ऋणात्मक टर्मिनल है, और ये धनात्मक टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन जो आपका फ्लो करेगा, क्या आपका जो है प्रतिकर्षित करेगा, कहाँ, आपका नेगेटिव या ऋणात्मक टर्मिनल। और कौन आकर्षित करेगा, वो ये आपका आकर्षित करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, धनात्मक टर्मिनल वो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो बहाव होगी वो किधर से किधर होगी, नेगेटिव ऋणात्मक टर्मिनल से आपका धनात्मक टर्मिनल की ओर। इसलिए इलेक्ट्रॉन ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर क्या करता है, बहाव करता है, प्रवाहित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की बहाव किधर होता है, नेगेटिव ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर। अब आता है आगे विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा। अब विद्युत धारा किधर बहता है, तो ये हम मान लेते हैं कि उल्टा, किसका, जिधर आपका इलेक्ट्रॉन की बहाव है उसके उल्टा हम मान लेते हैं विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा। तो चूंकि जब प्राचीन समय में विद्युत के बारे में पता चला था, उस समय लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था। जिस समय आपका विद्युत के बारे में पता चला था, उस समय क्या, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था। अतः धन आवेश के प्रभाव की दिशा को विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा मानी जाती है। तो धन आवेश का जो आपका प्रभाव माना गया है, किधर, ये किधर होता है, धनात्मक टर्मिनल से आपका किधर, ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ आपका प्रभाव करता है। तो आप उसी दिशा में क्या मान लिया गया, इलेक्ट्रिक करंट के
प्रभाव की दिशा मान लिए गए। तो जिसे परंपरागत धारा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। कन्वेंशनल करंट, ठीक है, परंपरागत धारा, परंपरागत रूप से धन आवेशों की गति की दिशा को धारा की दिशा माना जाता है। मीन्स कि जिधर धन आवेश की गति होता है उसकी दिशा को क्या मान लिया गया है, धारा की दिशा मान लिया गया है। कि जिधर आपका आवेश, कौन आवेश, धनात्मक आवेश की दिशा है उधर ही क्या, ठीक है, प्रवाह होने की दिशा है, उधर ही धारा की दिशा को माना गया है। परंपरागत धारा की दिशा प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। तो आप ये याद रखिएगा कि परंपरागत धारा जो है वो किधर है, प्रभावित उधर होती है इलेक्ट्रॉन की दिशा के अपोजिट, विपरीत, ठीक है। जिधर आपका इलेक्ट्रॉन प्रभाव कर रहा है उसकी दिशा के अपोजिट आपका मान लिया गया है, उसके विपरीत आपका परंपरागत धारा की दिशा मान ली गई है। इलेक्ट्रॉनिक धारा, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक की प्रवाह की दिशा में धारा की दिशा को इलेक्ट्रॉनिक धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह की दिशा को में धारा की दिशा को, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक धारा कहते हैं। अब आता है चालक। चालक क्या होता है, वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश को आसानी से प्रभावित होने देते हैं उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रभावित कर सकता है, विद्युत आवेश आसानी से प्रभावित हो जाता है, उसे हम चालक कहते हैं। उदाहरण, चांदी, तांबा, सिल्वर को ही चांदी कहते हैं, एल्युमिनियम, ये सब आपके क्या है, चालक है। अच्छे चालक धारा के प्रभाव का कम प्रतिरोध करते हैं। जो अच्छे चालक का धारा जो होगा उसका प्रभाव को क्या, कम प्रतिरोध करते हैं। और कुछ चालकों का धारा के प्रभाव की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। कुछ चालकों का जो धारा के प्रभाव है उसका प्रतिरोधकता क्या होता है, बहुत, उसको मतलब बहुत ज़्यादा करंट उसमें फ्लो नहीं होने जाता है, धारा का प्रभाव होने नहीं देता, उसको रोकता है बहुत ज़्यादा। किसमें, कुछ चालक में। कम किसमें होता है, अच्छे चालक में। अब आते हैं कुछ चालक, वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते, जिसमें विद्युत धारा क्या प्रभावित नहीं होता है, उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, कुछ चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत के कुछ चालक कहते हैं। उदाहरण, रबड़, प्लास्टिक, ठीक है, लकड़ी, एबोनाइट, कांच, ये सब क्या है, कुछ चालक है। ये सब क्या है, कुछ चालक हैं। अब आता है नेक्स्ट, विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी भी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को, अगर बंद पथ है तो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। मीन्स कि आपका इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होना चाहिए, पूरा कंप्लीट विद्युत धारा के सतत बंद पथ हो, जिसमें आपका देखो यहाँ पे एक आपका बल्ब लगा हुआ है, ये वायर है, ये आपका तार है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे बैटरी है। ये देखो कहीं पे भी आपका क्या खुला नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहते हैं। समझ आ गया। एक फिगर अगर आता है इलेक्ट्रिक सर्किट का, विद्युत परिपथ का, तो एक जरूर डायग्राम आकृति बनाइएगा। अब आता है एमीटर, किसको बोलते हैं, परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं। एमीटर क्या है, विद्युत धारा को मापने का एक यंत्र है, उसे हम क्या कहेंगे, एमीटर कहेंगे। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। तो एमीटर समझ में आ गया। एमीटर का काम क्या है, एक वैसा यंत्र है जो हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं, मापने के लिए उपयोग करते हैं। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कि इसे हम हमेशा किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जहाँ पे हमें मेजर करना है, मापना है, उस परिपथ में उसको क्या श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं क्योंकि इसका जो प्रतिरोधक होता है, प्रतिरोधक क्या होता है, कम होता है। इसका प्रतिरोधक क्या होता है, कम होने के कारण इसे हम क्या जोड़ते, किधर जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में उपस्थित धारा का पता लगाता है। ये भी क्या करता है, ये भी विद्युत धारा को मापता है, लेकिन छोटे छोटे करंट को भी, विद्युत धारा को भी क्या कर लेता है, गैल्वेनोमीटर मेजर कर लेता है, माप लेता है। अब आता है क्या, विद्युत विभव। क्या आता है, विद्युत विभव आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिस प्रकार पानी का बहाव ऊपर से नीचे की ओर होता है, आप देखेंगे पानी का जो बहाव है वो ऊपर से क्या नीचे की ओर बहता है, क्योंकि पानी के लेवल में अंतर होता है। ठीक उसी प्रकार विभव में अंतर के कारण आवेश प्रभावित होता है। जिस प्रकार पानी उच्च लेवल से नीच लेवल
की ओर प्रवाहित होता है, ठीक उसी प्रकार आवेश भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होता है। आप देखे होंगे कि पानी का जो बहाव होता है वो उच्च लेवल से किधर, नीचे लेवल की ओर प्रभावित करता है। ठीक उसी प्रकार जो है आपका आवेश जो है, आवेश का प्रभाव विभव, ठीक है, वो आपका उच्च विभव से नीच विभव की ओर क्या करता है, प्रभावित करता है, प्रभावित होता है, बहता है। समझ आ गया। तो ये हमेशा इंग्लिश में जब बोलते हैं तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या होता है, आपका आवेश चार्ज फ्लो करता है, तो उसे क्या बोलेंगे, आपका विद्युत विभव कहते हैं। समझ आ गया। परिभाषा, किसी एकांक क्या हो, परिभाषा विद्युत विभव का, किसी एकांक धनावेश 1 कूलम को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। कि मानो कि एक आपका एकांक में धनावेश ले लिए, मीन्स कि 1 कूलम चार्ज ले लिए, आवेश ले लिए, 1 कूलम चार्ज आवेश को अनंत से दूरी से क्या कर रहे, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर लाने में जो कार्य होता है, कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पे का वो क्या कहलाता है, वो आपका विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है, उसका डायरेक्शन दिशा नहीं होता है लेकिन मान होता है। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर, V क्या करते हैं, इसका सांकेतिक है। विद्युत विभव को किससे डिनोट करते हैं, V से। इसका क्या फॉर्मूला होता है, कार्य बाय आवेश। क्या होता है, कार्य बाय आवेश होता है। मीन्स की आप कह सकते हैं V बराबर W/Q। क्या होता है, V इक्वल टू W/Q। SI मात्रक आपका होता है जूल पर कूलम, या बोल सकते हैं वोल्ट कहते हैं। क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका सांकेतिक क्या है, V। वोल्ट को किससे संकेत करते हैं, V से करते हैं। तो SI मात्रक आप जूल पर कूलम भी कर सकते हो या वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, विभव आपका विद्युत विभव का। अब आता है विभवांतर। अब क्या आता है, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ लिए, विद्युत विभव समझ लिए, अब आता है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। कि अगर विभव के बीच का अंतर, अगर दो बिंदु के बीच के विभव के अंतर को हम क्या कहेंगे, विभव को, आवेश विभव के अंतर को क्या कहेंगे, विभवांतर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तभी गति करते हैं जब किसी परिपथ या चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर हो। आप अगर इलेक्ट्रॉन्स को गति करवाना है तो क्या होना चाहिए, परिपथ या चालक के दोनों सिरों के बीच में क्या होना चाहिए, विभवांतर होगा, तभी आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, गति करेंगे, वरना आपका इलेक्ट्रॉन्स गति नहीं करेगा। मीन्स कि विभवांतर होने, गति, इलेक्ट्रॉन को अगर गति करवाना है तो विभवांतर वहाँ पे होना बहुत जरूरी है। विभवांतर समझ में आ गया क्या होता है, किन्हीं दो बिंदु के बीच के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कैसा हो सकता है, बैटरी अथवा डायनामो द्वारा उत्पन्न किया जाता है। विभवांतर कैसे हम उत्पन्न कर सकते हैं, बैटरी से, क्योंकि बैटरी में आपका क्या होता है, 2 पॉइंट होते हैं, ये आपका ये धनात्मक टर्मिनल और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक टर्मिनल। फिर आप डायनामो से भी आप क्या कर सकते हैं, विभवांतर को आप उत्पन्न कर सकते हो। तो किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के सिरों, टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। जब सेल को किसी चालक परिपथ से जोड़ा जाता है तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है, विद्युत धारा बहने लगती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। मतलब कि आप बोलता है कि सेल के भीतर क्या एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, जो सेल के सिरों पर क्या लगा हुआ है, टर्मिनल लगा हुआ है, उसके बीच क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो सेल के सिर पर टर्मिनल लगा हो उस पर क्या विभवांतर उत्पन्न होता है, और जब सेल के किसी चालक परिवर्त से क्या कर दिया जाता है, परिपथ से जोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पे विभवांतर क्या उस चालक में आवेशों में क्या ला देता है, गति ला देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा उसमें क्या हो जाने लगता है, बहने लगता है, फ्लो करने लगता है। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी क्या संचित रासायनिक अभिक्रिया को क्या, ऊर्जा को क्या करता है, खर्च करता है। तो और ये क्या विभवांतर में चेंज होता है, फिर विभवांतर में वो बदलाव होने के बाद क्या आवेश गति में जाता है, फिर विद्युत धारा वहाँ पे क्या होता है, बहने लगता है। समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आगे आता है क्या, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है।
तो क्या दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है क्या बोलते रहते हैं, डिफरेंस, दो बीच के विभवांतर के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। या किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम क्या उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक चार्ज को, एकांक आवेश को, एक कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, उस कार्य को हम क्या बोलते हैं, आपका विभवांतर बोलते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा, किया गया कार्य बाय आवेश। तो यहाँ पे विभवांतर को भी किसे हम कैसे करते हैं, V से, तो V = क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। W आपका किया गया कार्य है और Q क्या है, आपका आवेश है। विद्युत विभवांतर का जो SI मात्रक होता है क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है सर, वोल्ट होता है, जिसे इटली के भौतिक विज्ञानी एल्सांद्रो वोल्ट के नाम पर रखा गया। ये जो वोल्ट है वो इसका साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम क्या था, वोल्टा था, इसलिए उसका SI मात्रक क्या पड़ गया, वोल्ट पड़ गया। तो विभवांतर का SI मात्रक क्या है, वोल्ट है। अब आता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विभवांतर को उत्पन्न जो कर रहा है उसे मापने में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। वोल्टमीटर एक यंत्र है जिससे किसी चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापा जाता है। तो आपका क्वेश्चन बनता है वोल्टमीटर क्या है। वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विभवांतर को क्या किया जाता है, मापा जाता है। वोल्टमीटर का संयोजन, कनेक्शन ऑफ वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर हमेशा जिसे जहाँ पे मेजर करते हैं, जहाँ पे मापना होता है, उसे क्या लगाते हैं, समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है पार्श्व क्रम में, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस या आप बोल सकते हैं प्रतिरोधक जो होता है वो क्या ज़्यादा होता है, हाई होता है, ठीक है, इसलिए उसे हम कहाँ पे, ये पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। तो वोल्टमीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। यहाँ पे देखो एक करंट, यहाँ पे बैटरी है, बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से आपका क्या हो रहा है, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। R1 और R2 क्या है, दो प्रतिरोधक है। मानो कि R2 प्रतिरोधक में करंट हमें क्या आपके वोल्ट नापना है, विभवांतर मेजर करना है। तो क्या करो, इसके भी आप पार्श्व क्रम में क्या करो, आप वोल्टमीटर ऐड कर दो, जोड़ दो, आपका क्या विभवांतर में आपका विभवांतर का मापन हो जाएगा। तो ऊपर दिए गए आकृति में जो कि एक विद्युत परिपथ है जो प्रतिरोध R2 के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर मापना है, तो इसके दो सिरों पर वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजित कर देंगे, जैसा आकृति में दिखाया गया है। इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहेंगे, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम कहते हैं। तो एक आप याद रखिएगा कि आप वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर का जो प्रतिरोधक होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसे कहाँ जोड़ते, पार्श्व क्रम या समांतर में जोड़ते हैं। अब आता है वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट विभवांतर। यदि किसी विद्युत धारावाहिक चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम्ब आवेश को एक दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। यदि किसी विद्युत धारावाहिक चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम्ब आवेश को एक दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो इसे क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट विभवांतर कहेंगे। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या जाएगा, 1 जूल बाय 1 कूलम्ब होगा। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बटा 1 कूलम्ब होगा। मीन्स कि यहाँ से 1 वोल्ट इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 1 जूल पर कूलम्ब, 1 जूल पर कूलम्ब, 1 वोल्ट इज इक्वल टू। अब आ जाता है सेल या बैटरी। सेल और बैटरी, सेल किसको कहेंगे, सेल एक युक्ति है जो अपने अंदर संचित रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, जिससे आवेशों में गति आती है और विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो सेल एक युक्ति है जिसके अंदर क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर क्या करते हैं, किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है और उसके बाद आवेशों में क्या आता है, गति आता है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। तो सेल ए आपका, सेल आपका जो होता है इसमें एक आपका पॉजिटिव आपका धनात्मक टर्मिनल होता है और दूसरा आपका ऋणात्मक टर्मिनल होता है। ये आपका सेल का सांकेतिक चिन्ह है। आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा वाला साइन से डिनोट करते हैं और आपका जो नेगेटिव जो होता है आपका ऋणात्मक टर्मिनल, उसे हम छोटा वाला साइन से डिनोट करते हैं। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
अब क्या आता है बैटरी। बैटरी आता है दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन से बनी युक्ति को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। कि अगर सेल को दो या दो से अधिक सेल को संयोजन जोड़ दिया जाता है तो बने युक्ति जो युक्ति बनता है उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 सेल जोड़ दिया गया, आपस में 3 सेल के जोड़ दिया गया, तो ये क्या है, बैटरी है। एक सेल, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका आवेश टर्मिनल है, सॉरी ये आपका धनात्मक टर्मिनल है, ये आपका ऋणात्मक टर्मिनल है। ये आपका धनात्मक टर्मिनल है, ये आपका ऋणात्मक टर्मिनल है। ये आपका धनात्मक टर्मिनल है, ये आपका ऋणात्मक टर्मिनल है। तो ये बैटरी का सांकेतिक चिन्ह है। अब हम यहाँ पे देखेंगे विद्युत परिवर्तनों में समानता उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक, अवयव के क्या देखेंगे, प्रतीक देखेंगे। विद्युत सेल आया, क्या आया, विद्युत सेल आया। तो विद्युत सेल को कैसे डिनोट करते हैं आप, ये विद्युत सेल हो गया। एक इसमें क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल मीन्स कि ये आपका धनात्मक टर्मिनल है, और छोटा वाला जो आपका डिनोट है ये किसको, ऋणात्मक टर्मिनल है। अब आता है बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। ये आप क्या करोगे, बैटरी ऐड कर दिया गया है, सेल ऐड कर दिया गया है, संयोजन जोड़ा गया है। ये आपका क्या है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक। ये संकेतिक है, आपको प्रतीक याद रखना है। खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच। खुली प्लग अगर आप बनाना है या स्विच बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो या ऐसे बना सकते हो, आप जैसे याद रखना है रखना। आप क्या है, बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच बनाना है तो आप इसमें एक ऐसी आपका बनाया ना, आप ब्रैकेट में क्या करो, एक लाइन निकाल दो, एक डेश दो को, और बीच में क्या लगा दो, बिंदु लगा दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बंद प्लग कुंजी हो जाएगा। या दूसरा सांकेतिक बनाना है तो प्रतीक तो ऐसे आपको जोड़ना पड़ेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्विच क्लोज स्विच है, बंद है, ठीक है। तार संधि बनाना है, तार संधि उससे कनेक्शन निकला हुआ है तो ये आपका तार संधि है। ये आपका क्या, तार संधि, इसमें आपका तार क्या है, जुड़ा है उसमें। बिना संधि के तार क्रॉसिंग, अगर बिना तार क्रॉसिंग निकालना है, तार क्रॉसिंग बिना संधि के, बिना जोड़े हुए, तो क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा। ये आपका प्रतीक है। बल्ब, विद्युत बल्ब को कैसे डिनोट करेंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक। अब आता है आगे प्रतिरोधक। क्या आता है, प्रतिरोधक। प्रतिरोधक कैसे, आप इस तरह से बनाना है, ये आपका क्या है, प्रतिरोधक है। परिवर्ती प्रतिरोधक तथा धारा नियंत्रक, ठीक है। तो ये आपको क्या करो, आप इसमें एक आपका प्रतिरोधक बना दो और उसमें एक क्या एरो लगा दो, इस तरह से या इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक हो जाएंगे। अब आते हैं एमीटर। एमीटर क्या करो, एक गोला बनाओ और गोला के अंदर क्या लिख दो, ए लिख दो, ये क्या हो गया, एमीटर हो गया। अब क्या हो गया, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, एक गोला बनाओ और गोला के अंदर क्या लिख दो, भी लिख दो, ये क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग विद्युत धारा के ओम का नियम देखेंगे। क्या देखेंगे, ओम का नियम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओम्स लॉ। तो ओम के नियम के अनुसार जो है, समान ताप क्रम पर क्या आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, पर किसी धातु के तार में अगर आपका विद्युत धारा क्या कर रहा है, विद्युत प्रवाहित कर रहा है, तो वो आपके जो उसके बीच में सिरों के, तो उस तार के सिरों के बीच में जो विभवांतर के समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि विभवांतर क्या होता है, भी, और आपका विद्युत धारा क्या होता है, आई। मीन्स की इसके नियम के अनुसार क्या बोल सकते हैं कि आपका जो विभवांतर, तार के सिरों के बीच जो विभवांतर लगा हुआ है, उस तार में जो आपका करंट या विद्युत धारा जो आपका प्रवाहित हो रहा है, उसका क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या हो जाएगा, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती, ये आपका करंट का, धारा का। तो आप ये अगर आप समानुपाती हटाओगे तो इसके बराबर में क्या लगाते हैं, एक आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई। तो यहाँ पे विद्युत धारा बराबर क्या लिख सकते हैं, आपका विभवांतर बाय ये क्या है, आर जो है इसको बोलते हैं स्थिरांक या बोलते हैं नियतांक, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, जिस तार का प्रतिरोध कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो आपका करंट का फॉर्मूला क्या है, आप रखोगे, V इज इक्वल टू आई आर। भी क्या है आपका ए है, विभवांतर है, और आपका आई क्या है, विद्युत धारा है, आर क्या है, प्रतिरोध है, उस तार का क्या है, प्रतिरोध है। समझ आ गया ओम का नियम। तो ओम का नियम कैसे डिफाइन करोगे, ओम के नियम के अनुसार समान तापक्रम पर किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के
विस्तार के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। इस नियम के अनुसार हम क्या बोल सकते हैं, भी समानुपाती आई। तो अगर यहाँ पे ये समानुपाती हटाएंगे क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। भी बराबर आर आई। आर क्या है, स्थिरांक है या नियतांक है, उसे कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका नाम है क्या है, उसे हम बोलते हैं तार का प्रतिरोध। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब चलते हैं विभवांतर और विद्युत धारा का ग्राफ। विभवांतर और विद्युत धारा का क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। ठीक है, विभवांतर और विद्युत धारा का ग्राफ देखेंगे। तो ये आपका वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, विभवांतर लेंगे, और एक एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, धारा लेंगे। तो ये आपका जो भी समानुपात क्या है, भी समानुपात आई है, ये आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये आपका सीधा रेखा होगा जो आपके कहाँ से, ओरिजिन से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। समझ में आ गया। तो ये आपका ए स्ट्रेट लाइन होगा। ये आपका क्या ग्राफ है, किसका, भी एंड आई का, विभवांतर और विद्युत धारा का ग्राफ है। समझ में आ गया। इस विभव धारा ग्राफ को देखिए, हम देखते हैं कि विभवांतर बढ़ने के साथ साथ विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाता है। अगर विभवांतर आप भी को बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, और विभवांतर घटने से धारा भी घट जाता है। अगर करंट को घटाओगे, ठीक है, विभवांतर को घटाओगे तो धारा भी क्या हो जाएगा, विद्युत धारा भी घटेगा। इनमें समानुपाती संबंध है, अतः इसमें क्या है, समानुपाती संबंध है। मीन्स कि करंट को अगर धारा को बढ़ाएगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा, और अगर धारा को घटाएगा तो विभवांतर घटेगा। समझ में आ गया। इसे ही हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। अब होता है क्या, प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है, चालक का वह गुण है, चालक बोले तो तार का वह गुण है जिससे वह अपने से होकर प्रभावित होने वाली विद्युत धारा को क्या करे, प्रवाह का विरोध करे। मीन्स की करंट धारा इलेक्ट्रिक करंट को बहने से, विद्युत धारा को बहने से रोके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है, चालक का वह गुण जिससे वह अपने से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। चालक के इस गुण को प्रतिरोध कहते हैं। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ओम के नियम के उपयोग से क्या होगा, प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा धारा। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बटा धारा होता है। तो हम इसको शॉर्टकट कैसे लिख सकते हैं, R = V बाई आई, V बटा आई। ठीक है, एस आई जो मात्रक होता है प्रतिरोध का, वो क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। कैसे डिनोट करेंगे, इस तरह से डिनोट करते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या, ओम। ठीक है, तो एस आई मात्रक किससे मेजर करते हैं, ओम मीटर से मेजर करते हैं। ओम मीटर अंतर से आपका प्रतिरोध को क्या किया जाता है, आपका मापा जाता है। किससे, ओम मीटर। किससे माप किया जाता है, ओम मीटर से। ओम मीटर से क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, ओम मीटर एक ऐसा तंत्र है जो प्रतिरोध को मापन करने में उपयोग किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब क्या आता है, 1 ओम प्रतिरोध किसको बोलेंगे, 1 ओम प्रतिरोध। ये आपके एग्जाम में आते हैं। 1 ओम रेजिस्टेंस, अधिक किसी चालक के दोनों सिरे के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो जाए और उससे जो करंट विद्युत धारा प्रवाहित हो वो 1 एम्पियर हो जाए, तब उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा। अधिक किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर आपका 1 वोल्ट है और उसमें आपका उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस चालक का प्रतिरोध कितना है, 1 ओम होगा। समझ आ गया। तो इसे क्या लिखेंगे, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बता 1 एम्पियर लिखेंगे। मीन्स कि हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओम = 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 वोल्ट पर एम्पियर। समझ आ गया। तो 1 ओम प्रतिरोध आप डिफाइन कर लोगे, वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, वे कारक बताना है जिस पे चालक का प्रतिरोध क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, डिपेंडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, क्या क्या होते फैक्टर, तो चालक की लंबाई के समानुपाती होती है। मीन्स कि यहाँ पे बोलो कि एक आपका क्या है, तार है, एक तार है, तार का लंबाई क्या है, L है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका जो आपका इसे क्या एरिया क्षेत्रफल जो है वो कितना है, A है। ए वाले गोला का क्षेत्रफल कितना है, A है। ठीक है, A आपका क्षेत्रफल। तो इसमें तापमान
का समानुपाती क्या होता है, तो यहाँ से हम पहला वाला बोल रहा है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। मीन्स की जो प्रतिरोध होता है आर वो आपका समानुपाती होता है किसका, लेंथ, लंबाई, तार की लंबाई के बराबर या चालक की लंबाई के समानुपात होता है। तो पहला आपका आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। आर आपका समानुपाती किसका हो जाएगा, एल हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं तो उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल किसको बोलेंगे, ए वाला जो गोला सेक्शन है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। क्या माने हैं, ए माने हैं कि व्यवता कर्मानुपाती होता है। क्या होता है, व्यवता कर्मानुपाती होता है। मीन्स कि आर जो है वो आपका 1/a हो जाता है, व्यवतानुकर्मित ए। मीन्स कि एरिया को अगर क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं तो आपका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। अगर आप लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आता है तापमान का समानुपाती होता है। मीन्स कि आप टेम्परेचर, तापमान मान लो कि क्या है, T है। अगर आप टेम्परेचर को, तापमान को बढ़ा रहे हैं तो आपका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तापमान को घटा रहे हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। और किस पे डिपेंड करता है, चौथा पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध जो है पदार्थ की, उसके नेचर पे भी क्या करता है, निर्भर करता है। तो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है पहला, जो कारक पे डिपेंड करता है। दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, और तीसरा जो है तापमान पर, और चौथा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। समझ में आ गया। अब आगे चलते प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अब आता है इसमें क्या, ये दोनों को कंबाइन करेंगे, अब क्या आता है प्रतिरोधक का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, और आगे भी प्रतिरोधों को इसी क्रम में जोड़ देते हैं। तो प्रतिरोध के इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मीन्स कि आपके इसमें क्या कह रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है, उसको क्या दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, और उसी तरह हम जोड़ते जाते हैं। इसी क्रम में क्या करते हैं, और प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। तो इस क्रम को हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रतिरोध के इस संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि एंड टू एंड आप ऐड कर रहे, जोड़ रहे हो। तो ये आपका देखो R1 R2 R3 इस फॉर्म में अगर जोड़ा रहे, इस संयोजन में जोड़ा रहे क्रम में, तो इस क्रम को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। कौन कौन रेजिस्टेंस है आपका प्रतिरोध, R1 R2 R3। R1 में आपका वोल्टेज या आपका विभवांतर कितना V1 लगेगा, R2 में आपका V2, R3 में V3। मीन्स की करंट आपका जो विद्युत धारा श्रेणी क्रम में आपका विद्युत धारा क्या होता है, सेम रहता, बराबर होते हैं। और आपका पोटेंशियल विभवांतर जो है हर एक रेजिस्टेंस, हर एक प्रतिरोध में अलग अलग होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा आपका सेम होते हैं, बराबर होते हैं, और विभवांतर आपका अलग अलग होते हैं। अलग प्रतिरोध का अलग विभवांतर होगा और विद्युत धारा सेम होंगे। तो यहाँ पे मान लेते कि मानक 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए। R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो इनमें समान धारा क्या है, इसमें करंट जो होगा, अभी भी बोले ना कि उसमें समान धारा क्या I प्रवाहित होगी। क्या करंट फ्लो कर रहा है, विद्युत धारा I फ्लो कर रहा है, बह रहा है। यदि इनके सिरों पर विभवांतर जो है R1 में कितना V1 है, R2 में कितना V2 है, और R3 में क्या है, V3 है। तो ओम नियम के अनुसार, ओम के नियम से हम क्या लिखते हैं, प्रथम प्रतिरोध के लिए V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R1। क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, V इक्वल टू IR होता, V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R1 हो जाएगा। फिर दूसरे प्रतिरोध के लिए आपका V2 के क्या हो जाएगा, I इंटू R2 हो जाएगा। फिर तीसरे प्रतिरोध के लिए R3 जो कि V3 है, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R3 हो जाएगा। तो परिपथ से आपका कितना वोल्ट निकल रहा है, यहाँ से विभवांतर, पूरा टोटल विभवांतर कितना है, V। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों का समेशन होगा। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही समेशन, यही निकल रहा है ना। तो किसमें बढ़ रहा है, V1 V2 V3। तो V बराबर मेरा क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, इसको इक्वेशन 1 मानते। ये आपका V1 जो है आपका 2 मान लेते। दूसरा क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू
क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। और ये तीनों प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध R है, तीनों प्रतिरोध के अगर था ना R1 R2 R3, इसको कंबाइन करके एक बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक बना देते हैं। ए मान लेते हैं R है। पोटेंशियल डिफरेंस ये आपका विभवांतर कितना V है, करंट कितना निकल रहा है, I निकल रहा है, करंट कितना निकल रहा है, I निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा, ओम के नियम के से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो अब इक्वेशन सेमी 1 में क्या करते हैं, V1 V2 V3 का वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन 1 में। क्या हो जाएगा आपका आई आर, V के जगह पे क्या रखाएगा आई आर, V1 के जगह पे क्या रखाएगा आई आर 1 प्लस V2 के जगह पे क्या रखाएगा आई आर 2, V3 के जगह पे क्या रखाएगा आई आर 3। आज देखो इसमें I कॉमन है, आई क्या तीनों में, तो आई क्या आ जाएगा, बाहर निकाल लेते हैं। आई बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, आई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये रेजिस्टेंस का आपका प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में रिजल्टेंट या तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपली क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो R तुल्य निकल जाएगा, तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। अगर n प्रतिरोध के लिए अगर श्रेणी क्रम में कितना n प्रतिरोध है, तो क्या हो जाएगा, R तुल्य जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, Rn तक जाएगा। ठीक है, तो ये आपको n प्रतिरोध के लिए R तुल्य जो होगा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस, अगर 4 रेजिस्टेंस दे दिया गया है तो क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अगर 5 प्रतिरोध दे दिया गया है श्रेणी क्रम में तो क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में प्रभावित विद्युत धारा समान होती है, विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। ये पहले बता दिए ना कि श्रेणी क्रम में अगर सभी प्रतिरोधों में क्या विद्युत धारा समान होगी लेकिन विभवांतर भिन्न भिन्न अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जोड़े गए प्रतिरोधों में सबसे बड़े से भी क्या होता है, बड़ा होता है। मीन्स कि आप श्रेणी क्रम में अगर आप तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो बड़ा वाला रेजिस्टेंस, मानो कि सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस आपका 1 ओम का है, दूसरा 2 ओम का है, तीसरा 3 ओम का है, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6 ओम आएगा। तो बड़ा वाला प्रतिरोध कितना है, 3 ओम है। तो इससे भी आपका जो R तुल्य निकल रहा है वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो यही बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जोड़े गए प्रतिरोधों में सबसे बड़े से भी क्या होता है, बड़ा होता है। अगर जो आपके श्रेणी क्रम में संयोजन किया गया है उसमें सबसे बड़ा वाला जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उससे भी आपका तुल्य प्रतिरोध जो आएगा उससे भी बड़ा आएगा। तो यहाँ से सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस कौन है, 3 ओम, इससे भी बड़ा आ रहा है ना R तुल्य। देखो क्या R तुल्य कितना गया, 6 ओम आ गया। अब आता है प्रतिरोधकों का पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, आप समांतर या पार्श्व क्रम में प्रतिरोधों को क्या करेंगे, क्रम संयोजन करेंगे। तो उसमें क्या होगा देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध के एक सिरे को एक बिंदु A से जोड़ देते हैं और तथा सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु B से जोड़ देते हैं। तो प्रतिरोध के इस संयोजन को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। कि मानो कि आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है, R1 R2 R3 है। ठीक है, R1 R2 R3 है। आप क्या किए इसमें कि एक, ठीक है, आपका सभी बिंदु, सभी आपके जो जितने समांतर क्रम में संयोजन में सभी प्रतिरोध के एक सिरे को किसे बिंदु A से जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे को, सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को B बिंदु से जोड़ देते हैं। तो इस प्रतिरोध के संयोजन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे फिगर में दिखाया गया है वैसे अगर आप जोड़ देते हो तो इसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, अपार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। देखो R1 R2 R3 को जो पहला वाला सिरा है उसे किससे जोड़ दिया गया है, आपके बिंदु A से, और दूसरे वाला सिरा B से जोड़ दिया गया और उसे क्या एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है और एक स्विच से। तो ये आपका जो क्रम है क्या है, आपके पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन है। पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध में आपके जो विभवांतर होते हैं, विभवांतर आपका R1 R2 R3 प्रतिरोध में बराबर होंगे, मतलब कि V वोल्ट होगा। ठीक है, विभवांतर V वोल्ट होगा और करंट आपका अलग अलग होंगे।
ठीक है। आप श्रेणी क्रम में देखे थे, वहाँ पे करंट क्या था, बराबर था और विभवांतर अलग अलग था। लेकिन पार्श्व कर्म या समांतर कर्म में आपका जो रेजिस्टेंस में जो होते हैं प्रतिरोधक में, वो क्या करंट आपका अलग होंगे और विभवांतर आपका क्या बराबर होंगे। ठीक है, तो विभवांतर मान लेते कि इसका भी हो जाएगा, तीनों में भी होगा। करंट क्या मान लेते हैं, R1 में I1 है और R2 में क्या I2 है और R3 में क्या I3 है। अब माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जोड़े गए। R1, R2, R3 को किसमें, समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। सभी प्रतिरोधों पर विभव की मात्रा समान होगी। जो विभवांतर पे आपके सभी प्रतिरोधों पर जो विभव होगा या विभवांतर होगा, उसका मान क्या होगा, समान होगा, बराबर होंगे। ठीक, जबकि इनमें विद्युत धाराएं क्या हो जाएगा, I1, I2, I3 होगी, I1, I2, I3 होगी। ठीक है, तो ओम के नियम से आपका क्या हो जाएगा, I1 जो हो जाता है, I बराबर क्या पढ़े थे, V बाई R पढ़े थे, विभवांतर बटा आप क्या पढ़े थे, प्रतिरोध पढ़े थे। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R1, प्रथम प्रतिरोध के लिए R1 के लिए क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू V बाई R1। दूसरे प्रतिरोध के लिए R2 के लिए क्या हो जाएगा, I2 बराबर V2 बटा R2, V बटा R2 हो जाएगा। तीसरे प्रतिरोध के लिए I3 क्या हो जाएगा, V बाई R3 हो जाएगा। I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R3 हो जाएगा। परिपथ से आप कितना करंट निकल रहा है, विद्युत धारा I तो ही तो बढ़ रहा है ना, फिर क्या बढ़ रहा है, I। तो मतलब कि I इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आप बोलते हैं कि यदि तीनों प्रतिरोधक का तुल्य प्रतिरोध R है, क्या है, इसको इक्विवेलेंट बनाते हैं, तो ये तीनों का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। अब बैटरी तो वही है, बैटरी का कनेक्शन क्या है, वही है। क्या है आपका V, करंट क्या निकल रहा है, I मान लेते हैं R तुल्य है। तो क्या हो जाएगा आपका I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा ना। आप क्या कर रहे हैं, I1, I2, I3 का वैल्यू क्या रख रहे हैं, इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। तो आपका यहाँ पे इक्वेशन 1 में वैल्यू इसका रख रहे हैं, I1, I जगह पे क्या रखेंगे, V बाई R। फिर आप I के जगह पे V बाई R, I1 के जगह पे क्या रखेंगे, V बाई R1, I2 के जगह पे क्या रखेंगे, V बाई R2, I3 के जगह पे क्या रखेंगे, V बाई R3। आप देखो V इसमें तीनों में बराबर है, V सेम है, तो क्या करेगा, कॉमन निकाल देते हैं। कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, V ब्रैकेट में 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। आप क्या हो जाएगा, V से भी कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि V इधर आपका क्या मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो डिवीजन में और दोनों बराबर क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। तो क्या आ गया, 1 बाई R1 इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 आ गया। तो पार्श्व क्रम में क्या करना है, उसको एक करके व्यवता क्रम में करके ऐड कर देना है। मीन्स कि 1 बाई R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाएंगे। यदि परिपथ में N प्रतिरोध है तो क्या हो जाएगा, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई Rn। मानो कि 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं पार्श्व क्रम में, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4, ये हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। तो समांतर क्रम में हम लोग कुछ नोट में देखेंगे। समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों में विभवांतर क्या होता है, समान होता है, भी आपका क्या होता है, समान होता है, लेकिन विद्युत धारा जो होता है वो भिन्न भिन्न अलग होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्यवता क्रम संयोजन में जोड़े गए सभी प्रतिरोधक के व्यवता क्रमों के योग के बराबर होता है। समांतर क्रम में अगर तुल्य प्रतिरोध का व्यवता क्रम में अगर संयोजन में जोड़े गए सभी प्रतिरोधों के व्यवता क्रमों के योग के बराबर होता है। मतलब कि 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 ये आपका होता है। 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 1 बाई Rn तक होते हैं। ठीक, तीसरा बोलता है समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जोड़े गए सभी प्रतिरोधों में सबसे छोटे से भी छोटा होता है।
समांतर क्रम में जो आपका तुल्य प्रतिरोध का जो मान निकलेगा वो संयोजन में जोड़े गए सभी प्रतिरोधों का सबसे छोटा वाला जो प्रतिरोध होगा ना, उससे भी क्या आएगा, छोटा आएगा, उससे भी क्या आएगा, छोटा आएगा। अब चलते आगे, श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के लाभ। श्रेणी क्रम की संयोजन में अगर श्रेणी क्रम अच्छा है कि पार्श्व क्रम संयोजन कौन अच्छा है उसका हम देखेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है, ठीक है, एक अवयव अगर खराब हो जाएगा तो सब परिपथ टूट जाता है तथा आगे का कोई भी अवयव काम नहीं करता है। श्रेणी क्रम में अगर एक आपका अवयव क्या हो गया, एक आपका ऑब्जेक्ट खराब हो गया, एक बल्ब जलना खराब हो गया, तो ऐसा परिपथ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। परिपथ जब टूट जाता है तो आगे का जो बल्ब लगा होगा, फैन लगा होगा, वो काम नहीं करेगा। दूसरा, अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की ज़रूरत होती है। अलग अलग चीज़ में, जैसे फैन में अलग आपका विद्युत धारा का ज़रूरत है, आपका बल्ब में अलग विद्युत धारा का ज़रूरत है, टीवी में अलग विद्युत धारा का ज़रूरत है। तो अलग अलग अवयवों में क्या अलग अलग धारा की ज़रूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है, इसलिए आपका पार्श्व क्रम संयोजन में का लाभ है। समझ आ गया। पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। पार्श्व क्रम संयोजन में क्या प्रतिरोध कम होता है, इसलिए पार्श्व क्रम संयोजन का क्या लाभ है। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब आता है क्या, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब हम किसी चालक को विद्युत ऊर्जा देते हैं, जब किसी चालक को क्या देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में बदल जाता है। ठीक है, जब हम किसी चालक को क्या कर दिए, विद्युत ऊर्जा दे देते हैं उसमें, तो क्या होता है, कुछ ऊर्जा जो है ऊष्मा में बदल जाता है और वह चालक गर्म हो जाता है, और वह चालक क्या होता है, गर्म हो जाता है, कंडक्टर जो है गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंग्लिश में कहते हैं। जब किसी चालक में हम क्या विद्युत ऊर्जा देते हैं तो कुछ ऊर्जा जो उसमें कुछ भाग, उस ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में बदल जाता है और उसे उस चालक को क्या करता है, गर्म कर देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। नोट, वास्तव में जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर गति करने लगता है। त्वरित मतलब एक्सलेटेड होकर क्या होने लगता है, गति करने लगता है, इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगता है तथा रास्ते में आने वाले परमाणुओं और धन आयनों को से क्या करते हैं, टकराते हैं तथा ऊर्जा खोते हैं। इसकी पूर्ति स्रोत द्वारा की जाती है। तथा रास्ते में क्या आने वाले अणुओं और धन आयनों से क्या करता है, टकराता है और वहाँ से क्या ऊर्जा खो देते हैं और पूर्ति स्रोत द्वारा क्या किया जाता है, वो खोई हुई ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है, प्रकट हो जाती है। अतः स्रोत द्वारा किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है, और जो स्रोत के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो किसके बराबर, ऊष्मा के बराबर होता है। तो वही आपका होता है। समझ आ गया। अब आता है जूल का तापन का नियम। क्या आता है, जूल का तापन का नियम। जूल का प्रथम नियम क्या बोलता है, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा H प्रवाहित धारा I के वर्ग के समानुपाती होता है। मीन्स कि H आपका समानुपाती किसका, I² के बराबर होगा। H जो है मतलब कि अगर आप करंट को डबल करते हैं, ठीक है, 2 गुना करते हैं, तो आपका जो ऊष्मा वहाँ पे जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ऊर्जा जो आपका वहाँ उत्पन्न होगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि H जो है वो समानुपाती किसका, I के वर्ग के बराबर। समझ आ गया। दूसरा, जूल का द्वितीय नियम। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा H तार के प्रतिरोध R के समानुपाती होता है। मीन्स कि दूसरा नियम आपका जो बोल रहा है, द्वितीय नियम जूल का, वो क्या बोल रहा है, H जो है समानुपाती किसका, R का। मीन्स कि अगर R को दोगुना करते हैं, प्रतिरोध को दोगुना करते हैं, तो ऊष्मा उत्पन्न आपका दोगुना बढ़ जाएगा। अगर आपका प्रतिरोध को आधा करते हैं तो अगर जो ऊष्मा उत्पन्न वहाँ पे हो रहा है क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जूल का तृतीय नियम बोलता है किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा समय t के समानुपाती होती है। मीन्स कि वो टाइम का भी क्या होता है, समानुपाती होता है। जो ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है H जो है क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है किसका, समय का। मीन्स कि समय को अगर टाइम को दोगुना कर देते हैं, समय को दोगुना कर देते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। टाइम को आधा कर देते हैं, समय को आधा कर देते तो क्या उत्पन्न ऊष्मा भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका एक फार्मूला बनता है।
क्या बनता है यहाँ से, तीनों को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, H समानुपाती I स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो H इक्वल टू क्या हो जाता है आपका I स्क्वायर आर टी हो जाता है। क्या हो जाता है, I स्क्वायर आर टी, मीन्स कि उत्पन्न ऊष्मा बराबर हो जाता है आपका I का वर्ग, ठीक है, विद्युत धारा का वर्ग इंटू आर इंटू प्रतिरोधक इंटू समय। ये आप याद रखना। अब आगे चलते हैं। देखो यही अभी प्रूव करने बताया ना, आई क्या हो जाएगा, तीनों को मिला देंगे तो आई समानुपाती I स्क्वायर आर टी हो जाएगा। फिर आई H इक्वल टू क्या हो जाएगा, के I स्क्वायर आर टी हो जाएगा, जहाँ के क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है, और एस आई मात्रक में के क्या होता है, के बराबर 1 होता है, के बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, और H का एस आई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। उत्पन्न ऊष्मा का एस आई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H बराबर I स्क्वायर आर टी होता है, फार्मूला याद रखिएगा। अब आता है वास्तव में जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर गति करने लगते हैं तथा रास्ते में आने वाले परमाणुओं और धन आयनों से क्या करता है, टकराता है। वास्तव में जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, त्वरित से गति करने लगता है, एक्सलेटेड होकर क्या, वो मोशन करने लगता है, कौन, इलेक्ट्रॉन। उसके रास्ते में अगर परमाणु या धन आयनों का से टकराता है तो ऊर्जा क्या कर देता है, वहाँ पे लॉस कर देता है, खो देता है। इसकी पूर्ति स्रोत द्वारा की जाती है, इसकी पूर्ति किसके, स्रोत द्वारा की जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा, विभवांतर के द्वारा की जाती है। या खोई हुई ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है, प्रकट होती है। जो ऊर्जा वहाँ पे खोया वो किस पे, ऊष्मा के रूप में क्या होता है, प्रकट होता है। अतः स्रोत द्वारा किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है। मीन्स कि जो वहाँ पे स्रोत द्वारा किया गया कार्य, जो स्रोत के द्वारा आपके पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा जो कार्य किया गया वो किसके, जो वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है उसके क्या होता है, बराबर होता है। मीन्स कि यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, स्रोत द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, कार्य इज इक्वल टू आता है विभवांतर इंटू आवेश। मीन्स कि W बराबर होता है VQ, W बराबर क्या होता है, VQ होता है। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। चूँकि हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। I बराबर क्या होता है, Q/T होता है, और Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। यहाँ से लिख सकते हैं Q बराबर IT, I क्या, विद्युत धारा इंटू समय। फिर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, W बराबर Q के जगह पे IT रख सकते हैं, क्या हो जाएगा, W बराबर VIT हो जाएगा। और V को क्या लिख सकते हैं, ओम्स के नियम के अनुसार क्या लिख सकते हैं, IR। V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W इक्वल टू IR इंटू IT। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आगे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं W क्या है, ऊष्मा, वो ऊष्मा जो आपका उत्पन्न हो रहा है उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, I इंटू I स्क्वायर R इंटू टी। तो H बराबर देखो यहाँ से प्रूव कर दिए, क्या हो गया, I स्क्वायर RT जूल हो गया। समझ आ गया। आता है विद्युत शक्ति, क्या आता है, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। तो विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को, ठीक है, एनर्जी की कंजम होने की दर को क्या कहते हैं, एनर्जी कंजम्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्ड, ठीक है, द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्ड पर यूनिट टाइम इंग्लिश में बोलते हैं। तो विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्द में बोले तो विद्युत द्वारा के कार्य होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत धारा के द्वारा कितना काम किया जा रहा है 1 सेकंड में पर दर की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो विद्युत धारा के द्वारा किया गया कार्य होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को हम किससे, P द्वारा निरूपित किया जाता है, या संकेतिक उसको P से डिनोट करते हैं। यदि T समय में W कार्य होता है तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा, P बराबर W/T हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, W/T हो जाएगा। बता कि विद्युत शक्ति बराबर किया गया कार्य बाय समय बटा समय हो जाएगा। हम जानते हैं जूल का तापन का नियम से W बराबर क्या होता है, ऊष्मा, और क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है। क्या होता है, I स्क्वायर RT जूल होता है। तो अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, P इक्वल टू W/T, W की जगह पे क्या रखेंगे, I स्क्वायर RT रखेंगे। I स्क्वायर RT रखेंगे तो क्या हो जाएगा, T से T कैंसिल, समय से समय कैंसिल, क्या आ गया, I स्क्वायर R आ गया। क्या आ जाएगा, I स्क्वायर आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि IR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, VI आ जाएगा, V, ठीक है। और I के जगह पे यहाँ से क्या लिख सकते हैं, I के जगह से हम लिख सकते हैं V/R। तो क्या हो जाएगा, V इंटू V/R, तो क्या लिख सकते हैं,
V²/R लिख सकते हैं। तो यह आप फार्मूला याद रखना, पावर बराबर विद्युत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, I² या VI या V²/R होता है। विद्युत शक्ति की SI मात्रक क्या होता है, SI मात्रक वाट होता है या जूल पर सेकेंड होता है। तो विद्युत शक्ति की SI मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। अतः 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा, 1 विभवांतर इंटू 1 एम्पियर हो जाएगा, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर हो जाएगा। तो 1 वाट शक्ति की परिभाषा करें, क्या इसे डिफाइन करेंगे, यदि किसी स्रोत द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा उपलब्ध या खर्च की जाए तो इस स्रोत को 1 वाट शक्ति कहते हैं। यदि किसी स्रोत द्वारा क्या 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा उपलब्ध या खर्च की जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, इस स्रोत को 1 वाट शक्ति कहते हैं। समझ आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। आप देखेंगे क्या, किलोवाट घंटा मात्रक या यूनिट। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो। 1 घंटे में अगर 1 किलोवाट आपका क्या हो रहा है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो और जो किसी परिपथ में 1 घंटे में क्या व्यय होती है, तो उस मात्रा को हम क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा कहते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट H बराबर 1 kWh बराबर होता है वह 1 यूनिट। 1 यूनिट में 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। और 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है, 60 × 60। तो आपके 1 किलोवाट में 1 किलोवाट घंटा में आपका हो जाएगा 3.6 गुने 10⁻6 वाट सेकेंड होता है। मीन्स कि आप बोल सकते हो क्या कि आपके 1 किलोवाट घंटा में एक इसका होता 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। समझ में आ गया। नोट, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा है। कोई पूछे कि व्यावसायिक मात्रक क्या है विद्युत ऊर्जा का, तो क्या बोलोगे, किलोवाट घंटा। इसे प्राय यूनिट भी कहा जाता है। इसे 1 किलोवाट आवर को क्या बोला जाता है, यूनिट भी कहा जाता है। फिर दूसरा, यदि किसी बल्ब पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है कि यदि बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाया जाए तो 1 घंटा में 60 वाट की शक्ति खर्च होगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर बल्ब में कहीं लिखा हुआ है 60 वाट 220 वोल्ट, तो मतलब कि 220 वोल्ट पर अगर उस बल्ब को जलाया जाए तो उसमें 1 घंटा में आपका 60 वाट आपका शक्ति खर्च होता है। समझ में आ गया। अब आता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ अनुप्रयोग। अब आता है क्या, विद्युत हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज। तो ये आपका कहाँ यूज होता है, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत फ्यूज, विद्युत टोस्टर और विद्युत बल्ब पे आपका यूज होता है। ठीक है, विद्युत धारा की तापीय प्रभाव कहाँ प्रयोग किया जाता है, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, आयरन हो गया, फ्यूज हो गया, टोस्टर हो गया, बल्ब हो गया, इस सब में आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है। विद्युत बल्ब में विद्युत धारा को एक चालक जिसे तंतु कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, में प्रभावित किया जाता है। विद्युत धारा कहाँ पे, फिलामेंट में प्रभावित किया जाता है। बल्ब का तंतु मीन्स की फिलामेंट एक प्रतिरोध की तरह कार्य करता है तथा आपूर्ति की गई विद्युत धारा को ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है। ऊष्मा के कारण फिलामेंट लाल हो जाता है और बल्ब में एक अक्रिय गैस प्राय आर्गन या अक्रिय नाइट्रोजन भरा रहता है जो कि तंतु को जलने से बचाता है। जो तंतु को ये ऑक्सीडाइज होने से क्या करता है, बचाता है। लाल गर्म हो जाने के बाद बल्ब में लगा फिलामेंट प्रकाश उत्पन्न करता है। बोलता है कि विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट तंतु लगा हुआ था, उसमें क्या होता है, करंट विद्युत धारा उसमें क्या करता है, प्रभावित होता है। प्रभावित होने के बाद वो क्या होता है, फिलामेंट जो है वो प्रतिरोध का तरह काम करता है। तंतु जो है प्रतिरोध का तरह काम करता है। वो क्या करता है, आपूर्ति की गई विद्युत धारा को क्या ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है। ऊष्मा के कारण फिलामेंट क्या हो जाता है, लाल हो जाता है और उस पर क्या बल्ब में एक अक्रिय गैस भरा रहता है। कौन, आर्गन या नाइट्रोजन गैस। ठीक है, वो तंतु को जलने से क्या करता है, बचाता है। लाल गर्म हो जाने के बाद आपका जो लगा फिलामेंट है वो प्रकाश उत्पन्न करता है। बल्ब का फिलामेंट वैसे धातु का बना होता है। किसका, टंगस्टन का बना रहता है फिलामेंट। ठीक है, जिसका गलनांक, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ऊंच होता है।
प्राय बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जिसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर है, तापमान है। तो फिलामेंट किसका बना हुआ रहता है? टंगस्टन का बना हुआ रहता है, जिसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। समझ में आ गया? अब आता है विद्युत इस्त्री। क्या आता है? विद्युत इस्त्री आता है। विद्युत इस्त्री में एक धातु का एक रोड या कॉइल लगा होता है। विद्युत इस्त्री में एक धातु का क्या रोड या कॉइल लगा रहता है, जिसका गलनांक काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इस एलिमेंट कहा जाता है, इसे क्या एलिमेंट कहा जाता है। जब विद्युत धारा विद्युत इस्त्री में लगे एलिमेंट में प्रवाहित कराया जाता है तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। अगर जब विद्युत धारा विद्युत इस्त्री में लगे एलिमेंट में प्रवाहित कराया जाता है, विद्युत धारा विद्युत इस्त्री में क्या करा दिया? एलिमेंट में प्रवाहित करा दिया गया, फ्लो करवा दिया गया, तो यह गर्म होकर क्या ऊष्मा उत्पन्न करता है, जो विद्युत इस्त्री में लगे धातु के प्लेट को क्या कर देता है? गर्म कर देता है। और फिर हम आसानी से क्या करते हैं? कपड़ा को आयरन प्रेस कर देते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है विद्युत हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर। क्या बोलता है? विद्युत इस्त्री की तरह एक विद्युत हीटर में वे धातु का कॉइल या फिलामेंट लगा रहता है। किसका लगा रहता है? नाइक्रोम का। किससे बना हुआ है? निकेल और क्रोमियम में। जिसका गलनांक क्या होता है? गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। जब हीटर के कॉइल या फिलामेंट में क्या विद्युत धारा फ्लो करवा दिया जाता है, प्रवाहित कराया जाता है, तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्सर्जित करता है। विद्युत हीटर का उपयोग हम जाड़े के मौसम में ठंड से राहत पाने के लिए करते हैं। खाना पकाने के लिए भी बहुत कोई यूज करता है। तो विद्युत इस्त्री, विद्युत हीटर, विद्युत वाटर हीटर आदि के एलिमेंट में प्राय निक्रोम का उपयोग किया जाता है, जो निकल और तथा क्रोमियम का एक मिश्र धातु है। समझ में आ गया? अब आता है विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज है ना। विद्युत फ्यूज आपका क्या है? विद्युत फ्यूज एक उपकरण है जिसे घरों में उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होने की स्थिति में सुरक्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है। कि अगर आपका घर में कभी कभी क्या होता है? हाई करंट फ्लो कर रहा है, तो उस केस में आपका फ्यूज का उपकरण को यूज किया जाता है। फ्यूज किसी ऐसे धातु अथवा मिश्र धातु का तार का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक उचित हो, उसका गलनांक क्या होता है? कम होता है, तथा अल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि का बना हुआ रहता है। किसका? अल्युमिनियम का, कॉपर का, आयरन का या लेड का, जिसका गलनांक क्या प्रतिरोध कम हो। विद्युत फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। विद्युत फ्यूज को युक्ति के क्या श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज के तार के ताप में वृद्धि होती है तथा फ्यूज तार पिघल जाता है। कि अगर परिपथ में क्या हो गया? ज़्यादा विद्युत धारा बह गया, जितना करंट होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया विद्युत धारा, तो क्या करेगा? फ्यूज में तार का ताप में वृद्धि हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फ्यूज का तार जो है वो पिघल जाएगा और परिपथ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और परिपथ में संयोजित जलने तथा खराब होने से सुरक्षित रहता है। फिर उसके बाद वो जो परिपथ है उसमें आपका जो मशीन अच्छे लगे हुए हैं, पंखा, फ्रीजर, वो सब आपका क्या हो जाएगा? जलने से, खराब होने से बच जाता है। समझ आ गया? तो ये आपके थे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, आज हम लोग पढ़ के ख़त्म कर लिए। ठीक, एक टॉपिक इसमें और बचे हैं, वो मैं अभी बता रहा हूँ।